हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। माई सेल्फ यशराज। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी ऑफ हिस्टामीन। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्टामीन के इंट्रोडक्शन को, उसके हिस्टामीन के रिसेप्टर्स को, हिस्टामीन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को, पैथोफिजियोलॉजिकल रूल्स को और इसकी यूजेस को। तो आइए वन बाय वन करके उसको पढ़कर चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या होता है? हिस्टामीन को बोलते हैं हम टिश्यू अमीन। देखिए, अगर हम इसका वर्ड को ही दो पार्ट में स्प्लिट करें, हिस्टामीन, हिस्ट प्लस अमीन। यूजुअली हिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? टिश्यू, ठीक है। जहाँ पर भी ये वर्ड HIST यूज़ होगा, हिस्ट, इसका मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। जैसे हिस्टोलॉजी, उसको हम स्टडी ऑफ टिश्यूज़ बोल देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हिस्ट मतलब कि टिश्यू, और उसमें प्रेजेंट जो अमीन है दैट इज हिस्टामीन, ओके। और ये जो हिस्टामीन होता है ये यूबिक्विटसली प्रेजेंट होता है हमारे सारे एनिमल टिश्यूज़ में और अधिकतर प्लांट्स में भी, कुछ कुछ प्लांट्स में, वरना लगभग सारे एनिमल टिश्यूज़ में यूबिक्विटसली मतलब कि ऑल थ्रू द बॉडी, सब जगह प्रेजेंट होता है, सारे ही टिश्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा ये प्रेजेंट होता है हिस्टामीन। बस कुछ कुछ ऐसे मेजर पार्ट्स होते हैं जहाँ पे अलग से प्रेजेंट होता है। वो कौन से मेजर टिश्यूज़ हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में? वो होता है स्किन, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लिवर एंड प्लेसेंटा, ठीक है। इन पर्टिकुलर जगहों पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होगा, वरना ऑल थ्रू द बॉडी आपको हर टिश्यू में कहीं ना कहीं हिस्टामीन देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस, इसका स्टोरेज और इसके डिस्ट्रक्शन, या फिर बोले तो इसके डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। सिंथेसिस सबसे पहले तो हिस्टामीन का सिंथेसिस किससे होता है? एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की मदद से जो हिस्टामीन होता है उसका सिंथेसिस होता है। जब हिस्टिडीन पे एक एंजाइम वर्क करता है विच इज़ डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब फंक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उससे ये हिस्टिडीन बन जाता है। यूजुअली ये जो जितने भी पार्ट्स होंगे आप इसको फर्दर पढ़ोगे आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में कि किस तरह से पूरा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि किस तरह से किससे बनता है हिस्टामीन, एक अमाइनो एसिड हिस्टिडीन है उससे बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका स्टोरेज। स्टोर कहाँ पे होगा? एक बार फॉर्म हो गया बॉडी में, कहाँ स्टोर होगा? पर्टिकुलरली ये प्रेजेंट जो मास सेल्स होते हैं उसके स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के अंदर ये स्टोर होता है। जाके कहाँ स्टोर होता है? मास सेल्स के स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के अंदर, ओके। वहाँ पे किस फॉर्म में, किस तरह से स्टोर होता है? देखिए, हिस्टामीन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज है मॉलिक्यूल है एक तरह से, ठीक है। और वो उस जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नेगेटिवली चार्ज दो चीज़ें। एक तो होता है एसिडिक प्रोटीन और एक होता है हेपेरिन। अच्छा, तो सॉरी, सो एक होता है एसिडिक प्रोटीन और एक हेपेरिन। ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के अंदर। और वहाँ पे हिस्टामीन ये होती है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और हिस्टामीन होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ऑब्वियस है उसके साथ के मतलब उसके साथ कॉन्जुगेशन में फिर ये वहाँ पर स्टोर हो जाता है, ओके। ना उसका डिस्ट्रक्शन या फिर इसका डिग्रेडेशन किस तरह से होता है? तो ये डिग्रेडेशन होता है दो तरह के रिएक्शंस के थ्रू। एक होता है थ्रू ऑक्सीडेशन एंड द अदर वन इज मिथाइलेशन। यूजुअली जो ऑक्सीडेशन होता है वो दो तरह के एंजाइम से होता है फर्दर। एक होता है MAO और एक होता है DAO के थ्रू। MAO का मतलब हुआ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज और DAO का मतलब होता है डायमिनो ऑक्सीडेज। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ये आप फर्दर ज़्यादा डिटेल में जो है अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे जाके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टामीन, उसका सिंथेसिस, उसका स्टोरेज और उसका डिग्रेडेशन। नाउ एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि हिस्टामीन ओरली इनएक्टिव होता है, ठीक है। अगर आप ओरली एडमिनिस्टर करोगे तो वो आपके इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ टोटली वो डिग्रेड हो जाएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसको लेने का, इसलिए वो ओरली इनएक्टिव होता है। तो ये होता है अबाउट हिस्टामीन। नाउ कम्स हिस्टामीन के रिसेप्टर्स। हिस्टामीन के टोटल 4 रिसेप्टर्स होते हैं। चारों का नाम क्या है? H1, H2, H3 एंड H4। 4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हिस्टामीन के, ठीक है। और ये सभी के सब सभी जो हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। एक टाइप ऑफ प्रोटीन कपल रिसेप्टर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, उससे मिलके बने होते हैं। अब जो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है ये भी इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के जी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उस तरह से अलग अलग तरह का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो जाता है। लाइक एक होता है GS, GQ, GO और GI, ठीक है। 4 तरह के होते हैं ये मेनली।
इन सभी को मतलब डिटेल में यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ समझ लें तो एक टाइप ऑफ रिसेप्टर है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उससे बने होते हैं ये H1 रिसेप्टर्स, H1 H2 H3 H4, ये चारों रिसेप्टर्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के, हम उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है अबाउट H1 रिसेप्टर्स। सो H1 रिसेप्टर किस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बना होता है? GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, ठीक है। आइए देखते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसका एक्शन मीडिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जहाँ जहाँ पर्टिकुलरली ये कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में, उस पर्टिकुलर जगह पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम समझेंगे। तो मेनली 3 जगह प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, एक तो स्मूथ मसल्स में, एक वेसोडाइलेशन के कॉज कर रहा है तो मतलब ब्लड वेसल्स में होगा, और एक वैसो कंस्ट्रक्शन, ये भी ब्लड वेसल्स में होगा। किस किस में होता है? देखो, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन और एयरवेज या फिर यूट्रस वगैरह में, ठीक है। या तो इंटेस्टाइन में होगा या एयरवेज, मतलब कि जहाँ से एयर पास हो रहा है हमारी बॉडी का, और यूट्रस के अंदर हो सकता है। तो वहाँ पे क्या कॉज करता है? कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, इसका फर्स्ट एक्शन हो गया, ठीक है। जो H1 रिसेप्टर है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है इंटेस्टाइन में, एयरवेज में और यूट्रस में, मतलब कि एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कर सकता है, फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्टर की तरह फंक्शन कर सकता है, ठीक है। सेकंड काम है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन किस में कॉज करता है? स्मॉल ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम में। स्मॉल वाली ब्लड वेसल्स होंगी, हल्की मतलब छोटी कैपिलरीज होंगी या फिर आर्टेरियोल्स होंगे छोटे छोटे, उनमें जो है ये वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। लेकिन जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं उसके स्मूथ मसल्स में ये वेसो कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मतलब इसको याद करने वाला एक अच्छा फैक्ट है ये, कि ये वेसो डायलेशन भी कॉज करता है H1 रिसेप्टर, वेसो कंस्ट्रक्शन भी कॉज करता है। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड वेसल है। अगर वो स्मॉल ब्लड वेसल होंगे, छोटे कैपिलरीज वगैरह, तब वो वेसो डायलेशन कॉज करेगा, और लार्ज ब्लड वेसल्स होंगे तो वो वेसो कंस्ट्रक्शन कॉज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर किस टाइप के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बना है? GS प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, ठीक है। अब इसके एक्शन मीडिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक तो ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, एक प्रेजेंट होता है ये ब्लड वेसल्स के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या कॉज करते हैं? एसिड का सिक्रीशन, ओके। और ब्लड वेसल्स में, उसकी स्मूथ मसल्स में डायलेशन कॉज करते हैं। तो H1 रिसेप्टर्स का क्या फंडा था? वहाँ पे जो लार्ज ब्लड वेसल्स थी उसमें वो वेसो कंस्ट्रक्शन कॉज कर रहा था, स्मॉल ब्लड वेसल्स में वेसो डायलेशन कॉज कर रहा था। जो H2 रिसेप्टर्स हैं ये सिंपली ब्लड वेसल्स में, इसमें लार्ज स्मॉल का फंडा नहीं है, खाली ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स में डायलेशन कॉज करते हैं, ठीक है। देन कम्स H3 रिसेप्टर्स। H3 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये 2 तरह के प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बन रहा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, एक GI और GQ, इन दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। और इसके एक्शन मीडिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? एक तो ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एक ये लंग, स्प्लीन, स्किन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इन सब जगह पे प्रेजेंट है। ब्रेन के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन के रिलीज को ही रोक देते हैं। तो हिस्टामिन का रिलीज रोक के सेडेशन कॉज करने का काम करते हैं आपकी बॉडी। आपको एक सेडेशन कॉज होगा, जैसे ये ब्रेन के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से ये रिलीज होगा, तो ये इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन का रिलीज कर देगा, हिस्टामिन की रिलीज ही रुक जाएगी, तो फिर वहाँ पे सेडेशन कॉज करेगी। ये H3 रिसेप्टर का फंक्शन हुआ। वरना इसके अलावा लंग्स में, स्प्लीन में, स्किन में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, इन सब में भी हिस्टामिन की रिलीज़ को कम करने का ही काम करता है। तो मेनली अगर देखा जाए तो H3 रिसेप्टर हिस्टामिन की रिलीज़ को बढ़ा नहीं रहा है, ये हिस्टामिन की रिलीज़ को कम ही कर रहा है। या तो ये ब्रेन के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये लंग्स, स्प्लीन, स्किन और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हो सकता है। सब जगह जो हिस्टामिन का रिलीज़ है उसको कम करने का काम करता है। देन कम्स H4 रिसेप्टर। सो H4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन और ब्रेन। इसके बारे में कुछ खास उतना मैटर है नहीं, सिंपली H4 रिसेप्टर क्या है? ये इंटेस्टाइन और ब्रेन में प्रेजेंट है। सबसे जो मेन चीज़ है नोट जो हमारे काम की है यहाँ पे, वो ये है कि इन पूरे में से जो H1 और H2 रिसेप्टर्स होते हैं, मेनली यही जो है किसी तरह का क्लिनिकली हमें रेलेवेंट है। लाइक 4 रिसेप्टर्स पता है, बट क्लिनिकली जो रेलेवेंट है, जिन पे हम अलग अलग तरह के ड्रग्स यूज़ करके अपने फंक्शंस जो है बॉडी का ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए वो कर सकते हैं। तो मेनली H1 और H2 रिसेप्टर्स ही हैं जो पूरी तरह से क्लिनिकली रेलेवेंट है, बाकी रिसेप्टर्स उतना रेलेवेंट नहीं है। सो आगे भी हम जितने भी इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में पैथोफिजियोलॉजिकल रूल्स पढ़ेंगे, वो सब H1 और H2 रिसेप्टर्स पे ही बेस्ड होंगे, उसी से मीडिएटेड होंगे, ओके। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स और यूजेस, ये सब हम इसके अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।